तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर चल रहे हैं 12th फिजिक्स किरण प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक सरल सूक्ष्मदर्शी थी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या थी? कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस था और वो हमें वस्तु को बड़ा से बड़ा करके देता था। और कंसेप्ट ये था कि जिस वस्तु को आवर्धित करके देखना है उसे उसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए, ताकि वस्तु का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। ये था। लेकिन फिर यह सोचा गया कि किसी सूक्ष्म वस्तु को एक लेंस कितना बड़ा करेगा, उसकी भी एक सीमा होगी। पर हम ये चाहते हैं कि इसको और भी बड़ा करके देखें, और भी बड़ा करके देखें। तो इस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए एक नया सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, जिसमें दो लेंसों का उपयोग किया गया, और वो सूक्ष्मदर्शी कहलाई है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त का मतलब है कि एक से ज्यादा है, वो योग हुआ है। अब बात आती है, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसकी बनावट कैसी है? पहली बात तो बनावट के साथ साथ किरण आरेख सिद्धांत क्या है, किरण आरेख कैसा बनेगा, आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे निकलेगा, और वो भी दो स्थितियों में, जब प्रतिबिंब अनंत में बने और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हम एक एक करके स्टेप टू स्टेप यहां पे हम आपको बताएंगे। पर यह ध्यान रखना है कि आपको एक होल नॉलेज दे रहे हैं हम, लेकिन आपको किसी भी स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड के लिए 12th में कितना लिखना है पड़ेगा, इस बात की जानकारी भी हम आपको टाइम टाइम पर इसी वीडियो के अंदर देंगे। प्रारंभिक दौर में आप हर पहलुओं को पढ़ें, एंड में आपको जरूर बताया जाएगा कि स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको कितना यहां पे लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसके डेवलप फॉर्म से। तो सबसे पहली बात, इसकी बनावट की बात करते हैं। बनावट, तो बनावट के लिए क्या होता है, आपके पास दो खोखली नलियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो खोखली नली। एक का व्यास थोड़ा ज्यादा हो और एक का व्यास थोड़ा सा कम हो। पाइप हो, मतलब पाइप कुछ इस तरीके से रचना। मान लें आपके पास ये दो समांतर रेखा है, यहां से मैंने ये बनाया एक पाइप, ये भी बना एक पाइप, एक और है, पर क्या अंतर आ रहा है उसमें? इसमें ये व्यास में अंतर है, ये थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा कम चौड़ा है। आर पार देखूंगा तो खोखली पोली नलियां हैं, बीच में कुछ नहीं है, यानी पाइप ऐसे आर पार देखूं तो आर पार दिख जाएंगे आप मेरे को। ठीक है, इसमें एक का व्यास थोड़ा कम है, एक का व्यास थोड़ा, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा। तो ये पाइप इसके अंदर क्या हो जा सके, ये पाइप इसके अंदर। अब अगर उस पाइप अंदर चले भी गए तो कैसा दिखेगा, आप देखते हैं हम। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक, अंदर बाहर हो सकता है और भी लंबा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना क्या है यहां पर, इसको हम कहेंगे, देखो ये एक प्रकार से डैश डैश करके बना। इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर भी बेलनाकार नली है, एक बड़ी और एक छोटी। कितनी बेलनाकार नलियां हैं? लेकिन दोनों का जो अक्ष है वो समान है कि नहीं? दोनों का जो अक्ष है वो कैसा है? तो हम ये कह सकते हैं कि दो समाक्षीय बेलनाकार नलियां जिनके व्यास क्या हों, व्यास अलग अलग हों। एक का व्यास कम हो, एक का व्यास अधिक हो। कम व्यास वाली नली अधिक व्यास वाली नली के अंदर बाहर जा सकती है। अब बात को समझना, अब क्या उस नली को जरूरत पड़ी तो अपने हाथ से अंदर बाहर करोगे? ऐसा नहीं करोगे। उसके लिए क्या होता है, यहां एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू को आप घुमाओ तो खुद ब खुद अंदर बाहर। जैसे आप कैमरा देखते हैं, जब किसी की शूटिंग करते हैं तो एक घुमाने का रहता है ऐसा,
अब जब घुमाते तो लेंस अपने आप आगे पीछे होता है, अंदर ही अंदर, आप पकड़ के ऐसा हाथ से नहीं करते हो। वैसे ही यहां भी है, यहां एक स्क्रू होगा, इसको कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था। दंड चक्र व्यवस्था, इसी को रैक पिनियन अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, रैक पिनियन व्यवस्था। ठीक है, अब यहां पे आर पार जो दिख रहा है पूरा खोखला है नहीं, अपने को क्या करना है, दो लेंस लेना है, एक लेंस छोटा हो और एक लेंस बड़ा हो, दो उत्तल लेंस लेने हैं, एक का व्यास थोड़ा कम हो, एक का व्यास थोड़ा ज्यादा। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लेंस लेंगे और ये सामने में ही क्या लगा देंगे, एक अपन यहां लेंस, और एक लेंस लगा देंगे ये पीछे पे, एक सामने लगा दिए और एक पीछे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये जो सामने लेंस लगाए हैं ये किसकी ओर होगा, वस्तु की ओर, और जो लेंस वस्तु की ओर होगा, जैसे अपन कभी कुछ देखेंगे ना सूक्ष्मदर्शी में ऐसे करके, तो स्वाभाविक बात है कि एक लेंस होगा वस्तु की ओर जिसको अपने को देखना है, और एक लेंस होगा हमारे नेत्र के पास। जब दो लेंस है तो पहले एक ही लेंस रहता था सरल वाले में, ये तो वस्तु के साइड भी वही लेंस और हमारे नेत्र के साइड भी वही लेंस, पर अब कितने लेंस हो गए, दो। एक किस साइड होगा, और वस्तु को आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट। इस लेंस का नाम हिंदी में अगर हम कहें, हिंदी में होगा अभिदृश्यक लेंस, और इंग्लिश में कहना ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसका पहला लेटर, तो जब मैं इसके लिए प्रकाश केंद्र यूज करूंगा तो किसको यूज करने वाला हूं, ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये बात क्लियर है पहले। अच्छा, इधर से यहां पे क्या होगी, मानव की नेत्र, यहां क्या होगी, ये भौं है नेत्र, और चूंकि ये लेंस ऐसा देख रहा हूं तो नेत्र साइड में है, तो नेत्र नेत्रिका, उस लेंस को अपन क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेत्रिका, यानी कि हम उसको कहेंगे आई लेंस। तो पहला लेटर ई हुआ, तो इसके लिए जो प्रकाश केंद्र है वो मैं क्या मान के चलूंगा, ठीक है। तो इसमें दो समाक्षी बेलनाकार नलियां होती हैं, एक नली का व्यास कम और दूसरे नली का व्यास क्या होता है, जिस नली का व्यास कम है उसमें कम चौड़ाई का उत्तल लेंस, और पीछे चौड़ी नली में अधिक व्यास का उत्तल लेंस लगा होता है। जिस वस्तु को आवर्धित करके देखना है उस वस्तु की ओर कौन सा लेंस होता है, छोटा लेंस, उसका नाम क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव। दर्शाएंगे किससे इसको, ओ, यानी इसका कौन सा प्रकाश केंद्र, यानी जब ये लेंस बनेगा तो ऐसा प्रकाश केंद्र होता है ना ऐसा, ये तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ओ से। पीछे वाले का क्या नाम है, नेत्रिका, क्योंकि नेत्र की ओर होती है, उसको आई लेंस कहेंगे। पहला लेटर कैपिटल ई है, तो इसके लिए जब प्रकाश केंद्र दर्शाना होगा इस तरह मुझे जरूरत पड़ने पे, तो क्या मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ई। ये बात क्लियर है पहले। अब बात आती है, ये जो व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था है, ये दंड चक्र व्यवस्था। इसका क्या काम है, ये स्क्रू होते हैं, जब उनको घुमाया जाता है तो एक नली दूसरे के अंदर बाहर स्वतः होती है। ठीक है, अब एक बात सुनो, यहां लेंस छोटा और यहां लेंस, अब जब मैं किरण आरेख बनाऊंगा, ये किरण आरेख, तो क्या होगा, पहले लेंस हमेशा क्या बनाना पड़ेगा मुझे, छोटा, और पीछे लेंस क्या बनाना पड़ेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखो। अब बात आती है, अगर हम 12th का नजरिया लेके चलते हैं, 12th में ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये नहीं पूछता, ठीक, लेकिन ये समझाने से आपको ये बातें सीखने मिल गई कि पहले वाला लेंस छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है, ठीक, और ये कंप्लीट संरचना क्या कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। इसके फायदे क्या हैं बता दूं मैं आपको, जब इसके सामने कोई छोटी वस्तु होगी ना, तो इस वस्तु का पहले प्रतिबिंब बनाएगा कहीं ना कहीं वो, और वो प्रतिबिंब पीछे वाले के लिए काय का काम करेगा, तो इसने क्या किया, पहले वाले ने
जितनी उसकी आवर्धन क्षमता थी, जितना उसका पावर था, एक छोटी वस्तु को थोड़ी बड़ी कर दिया और वो उसके लिए काय का काम कर रहा है, वस्तु का। तो उस बड़े को और बड़ा कर देगा कौन, पीछे वाला लेंस। यानी इसने कुछ बड़ा किया, वो नेत्रिका के लिए काय का काम किया और उसने उसको और बड़ा कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। पहले एक ही लेंस काम करता था सरल वाले में, इसमें कितने लेंस काम कर रहे, तो शक्ति बढ़ी। अब बात आती है कि हमारे कंपटीशन लेवल के लिए क्या काम की बात है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कौन सा, किरण आरेख। और अच्छा सिद्धांत क्या मिला भाई आपको, अभिदृश्यक लेंस के सामने यदि कोई सूक्ष्म वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा बनता है, और वो बना हुआ प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसका काम करता है, वस्तु का। तो ये प्रतिबिंब नेत्रिका के कहां पे होना चाहिए, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। किसके लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए। बोले सर इसमें कहां होना चाहिए, तो यहां पर एक ऐसी स्थिति लेके चलेंगे लेंस की जहां वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हो जाता था। अब आप मुझे बताओ कि बड़ा कब होता था, जब वो 2f के बाहर होता था या 2f के अंदर होता था, बताओ कब, जब 2f के बाहर होता था। तो प्रतिबिंब कैसा होता था, 2f के बाहर होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये सारी चीज हम भी प्रैक्टिकली यहां पे हम करके देखते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम यहां आपको करके बताते हैं कि कौन सी बात कहां सही है। पहले ये इसका पहला वाला भाग क्लियर हुआ आपको। 12th के नजरिए से अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट आपको नहीं है काम का, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से कोई बुरा नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उसके किरण आरेख पर। ठीक, सिद्धांत क्या है समझ गए, तो हम सिद्धांत को पहले नहीं पढ़े, हम किरण आरेख बनाएंगे, और जब किरण आरेख हम बनाएंगे तो सिद्धांत अपने आप क्लियर हो जाएगा अपने। ठीक, और वो किरण आरेख का ही सही बनना बिल्कुल जरूरी है। तो अब जो हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा वो होगा कि किरण आरेख कैसे बनाएंगे, और ये दो कंडीशन जो दी हैं वो दोनों पे चर्चा होगी अभी। लेकिन इससे पहले आगे चले, इसमें आपको जो राइट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले लें। अब देखते हैं इस पार्ट में हम किरण आरेख कैसे बनाते हैं। किरण आरेख के साथ सिद्धांत को ऑटोमेटिक देखेंगे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींच लेना है, ये सीधी रेखा खींचने के बाद सबसे पहले आप यहां पर ये ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस ऊपर लेंगे उतना ही डिस्टेंस कहां लेंगे, आप नीचे लेंगे। ठीक, ध्यान, और इस लेंस को कुछ इस तरीके से मिला दें आप, ये बन गया लेंस। ठीक, अब यहां पर ये मान के चलें, यहां पर है आपके पास 2f और यहां बीच में आपके पास है f। ठीक, और मान लें कि कोई वस्तु है और वो वस्तु AB है, और इस AB वस्तु को आपने कहां रखा है, जो अभिदृश्यक लेंस है उसके बाहर, लेकिन कहां पर, 2f और f के बीच में। अब अपने को यह भी पता है कि जैसे ये f है तो यहां भी क्या होगा, एक f, और यहां क्या होने वाला है, 2f। ठीक, इसको आप लंबा कर सकते हैं। यहां पर एक वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस के कहां पे रखी है, ठीक सामने, वो रखी है कहां, 2f और f के बीच में। इस स्थिति में चूंकि हमने लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के रचना के नियम पढ़ चुके हैं, आपने देखा है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पर हम रटने वाले सिस्टम पे नहीं जाते, हम इसको बना के बताते हैं। यह ध्यान रखना कि इस वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण ही काफी है। तो नियम को फॉलो करें, एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है और एक प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो सीधे चली जाती है,
और जो प्रकाश किरण समांतर जाती है वो कहां से गुजरती है? वो गुजरती है फोकस से। ऐसा करने पे इनका एक कटान बिंदु प्राप्त होता है और वो कटान बिंदु प्राप्त जो हुआ उसे नाम दिया जाएगा ए डैश बी डैश। यानी वस्तु को 2f के आपने अंदर रखा था, 2f और f के बीच में, प्रतिबिंब बना आपका 2f के बाहर और बना वस्तु की तुलना में उल्टा, बड़ा और वास्तविक बना। अब ये अगले लेंस के लिए जो पीछे वाला लेंस है, जो इस लेंस की तुलना में कैसा होता था? बड़ा है, जिसे हम नेत्रिका कहते थे। तो आपने देखा कि जो अभिदर्शक लेंस है उसने वस्तु AB का प्रतिबिंब बड़ा बना दिया। अब उस बड़े प्रतिबिंब जो बना है हमारा ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका के लिए कहां काम करेगा? वस्तु का। और यहां पे वही सिद्धांत काम आएगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी में था। अब बताओ कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहां होनी चाहिए थी? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो नेत्रिका के लिए, नेत्रिका को काफी चिपका के बनाना भाई इससे, और इसकी तुलना में आकार क्या देना है आपको? बड़ा देना है। इसका मतलब कि ये इस तरह से लेंस, और ये इसका नाम क्या दे दूं मैं? कैपिटल ई। ओ क्यों दिए, ई क्यों दिए? लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में क्लियर है। ये इसके कहां पे है? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। और वहां होगा तो एक प्रकाश किरण ये चली और एक चली कहां से? ये। और यहां मान लेता हूं कि यहां F है, तो ये प्रकाश किरण है। अब बात समझ आ रही है ना? जो समांतर गई वो फोकस से गुजर गई और जो प्रकाश केंद्र से गई वो प्रकाश केंद्र से गई। अब इन दोनों को ऐसे करके पीछे की ओर बढ़ाया जाए। जैसे ही हमने ऐसा किया तो ये मिल गया A डबल डैश B डबल डैश। ठीक, इस A डैश B डैश जो कि पहले वाले लेंस के लिए जरूर प्रतिबिंब था, पर दूसरे वाले के लिए क्या है? वो वस्तु का काम किया। तो उस वस्तु का उस लेंस के नजरिए से कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा, आभासी और बहुत बड़ा। फाइनली इस वस्तु का बड़ा दिखा क्यों दिखा? भले उल्टा दिख रहा होगा, इसके सापेक्ष ये ऊपर है तो उसकी मुंडी नीचे है ना, लेकिन दिख रहा है ना बड़ा। तो ये हुआ आपके पास कंसेप्ट। अब यहां मेरी बात याद रखना, यहां पर यहां से यहां तक देखो, ये यहां से लेकर बी डैश तक, ओ से लेके बी डैश तक, ये ओ से बी वस्तु की दूरी है, ओ से बी डैश क्या थी? प्रतिबिंब की दूरी। और मान लो वो दूरी कितनी है? ओ बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी v। अच्छा ये बताओ, बी डैश ई के लिए क्या है? वस्तु है ना। ये प्रतिबिंब ई के नजरिए से क्या है बोलो? यहां वी ओ लिखना है। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ई से लेके बी डैश तक का? नहीं नहीं, वस्तु की दूरी है ये u, लेकिन कौन से के लिए है? वो नेत्रिका के लिए है ना, इसलिए इसको नाम दे देंगे अपन u तो देंगे, लेकिन नीचे छोटा सा क्या बनाएंगे? e बनाएंगे। अच्छा, इसको u e ऐसा नहीं लिखना, u और नीचे छोटा, यानी वस्तु की दूरी किसके लिए? नेत्रिका के लिए। यह प्रतिबिंब की दूरी किसके लिए? अभिदर्शक के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। इसलिए यहां क्या लगाया मैंने v के साथ में? o। थोड़ा सा मैं जरा इसको बड़ा बना दूं। v कहां से कहां तक? ये o से, और ये e से b डैश क्या है? वो गई u। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो ध्यान रखना, यहां पर एक कोण बन रहा है और वो कोण क्या बन रहा है? अल्फा। तो ये वाला कोण भी क्या बनेगा? और ये बैक साइड में आओ, ये पीछे वाला जो कोण है इसको मानेंगे बीटा, अल्फा, और तब तो लाएंगे हम आवर्धन क्षमता। तो बताओ कि ये डायग्राम बनाने में कोई तकलीफ? पहला अगर कुछ कंफ्यूजन का मैटर आता है तो ये डायग्राम।
डायग्राम को रटना बिल्कुल नहीं है, इतना ध्यान रखें। पहले लेंस के लिए वस्तु को कहां रखना है, 2 और f के, और नियम से चलो आप, एक प्रकाश किरण समांतर गई, दूसरी प्रकाश किरण से गई, जाके जहां काटे वो हुआ a डैश b डैश, वस्तु की तुलना में उल्टा प्रतिबिंब हुआ, बड़ा हो गया, और वो प्रतिबिंब a डैश b डैश नेत्रिका के लिए काय का काम करेगा, तो वो नेत्रिका के कहां पे होना चाहिए, फोकस, यह फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, तो फोकस यहां कहीं होगा वो, और उसके द्वारा नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब के सापेक्ष अगर देखूं तो सीधा, आभासी, बड़ा, और प्रारंभिक वस्तु के सापेक्ष देखूं तो कैसा है, प्रारंभ बड़ा, उल्टा, लेकिन आभासी, क्योंकि डैश डैश करके मिलाया गया ना कि वो रियल है वो, ठीक, ये बात। अगर ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता तो अब मेरे सिद्धांत को सुनो, सिद्धांत में अब आ जाओ। सिद्धांत क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को अभिदृश्य के ठीक सामने 2f और f के बीच रखा जाता है, जिससे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक और 2f के बाहर प्राप्त होता है। रटना नहीं है, जो दिख रहा है वो लिखना है, डायग्राम बनाना सीखो बस। तो क्या बोलोगे, जिस वस्तु को आवर्धित करके देखना है उस वस्तु को अभिदर्शक लेंस के सामने 2f और f के बीच रखा जाता है, जिससे कि उसका वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब a डैश b डैश प्राप्त होता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और ये a डैश b डैश नेत्रिका के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में होना चाहिए, जिससे कि इसका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है इसका। और किरण आरेख, इसीलिए मैंने सिद्धांत को पहले नहीं बताया, किरण आरेख बनाने के बाद आप सिद्धांत बहुत अच्छा लिख सकते हो। अब हमारा टारगेट है यहां क्या ज्ञात करना है, देखो किरण आरेख में कितनी कंडीशन बताई हुई है भाई, यहां पे एक v बराबर f का क्या मतलब है, सॉरी v बराबर यहां d करोगे, v बराबर मतलब जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तो ये है वो डायग्राम, उसी के लिए है। और दूसरा है जब प्रतिबिंब कहां बने, और प्रतिबिंब अनंत बनने का मतलब है कि ये इस किरण को थोड़ा ऐसे लेके जाना समांतर, और पीछे भी बढ़ाओगे तो एक दूसरे के क्या आ जाने वाली है, समझ रहे ना, ये यहां बनाना नहीं, कचरा का लिखा नहीं को, यहां से ऐसे जाएगा ये, तो ये यहां से डैश डैश कर दे, क्योंकि डेरिवेशन बनाना है तो मैं यहां पे उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा। समझ गए ना, करना क्या है, समांतर जाएगा, उसमें करना कुछ नहीं कर पड़ता है, बस आपको डायग्राम बनाना है। अब हमारा उद्देश्य है क्या पढ़ना है हमें, आवर्धन क्षमता, मतलब m बराबर क्या होगा, आपको पता है सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो डेरिवेशन हमने लिया था सरल के लिए, बिल्कुल वैसे ही यहां लेंगे। तो सुने, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बीटा क्या था, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा स्थित के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते थे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, काफी डिटेलिंग हो चुकी है, इस परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, काफी डिटेलिंग हो चुकी है। और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जिसने सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं देखा है, तो पहले उसको सरल सूक्ष्मदर्शी ही देखना चाहिए ताकि आपको ये इजी लगे। अब देखें, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, तो m इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं 10 बीटा अपान 10 अल्फा। अब यहां गौर से देखते हैं, ये देखो बीटा यहां बना है, तो त्रिभुज के समय a डैश, ये a डैश e b डैश, ठीक, तो डायरेक्ट क्या लिख दें वहां पे बताओ, बीटा है तो लंब बटे आधार, तो लंब कौन है, a डैश b डैश, आधार क्या है e b डैश,
आधार क्या है? ई बी डैश। कोई तकलीफ? tan अल्फा, ये देखो अल्फा, तो अल्फा के लिए अगर मेरी बात याद हो तो अल्फा के लिए क्या होगा यहां बताओ? यहां ए बी बट्टे क्या होगा? ओ बी बट्टे क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना आगे ओ बी जो है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती थी। ठीक, हाँ। अब आ जाए यहां और यहां लिखे हम ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश और इसको पलटा दें ओ बी अपान ए बी। ठीक, इसको मैं थोड़ा और जमा के लिख दूं, यहां ऐसा कर दूं ए डैश बी डैश के नीचे में कर दूं ए बी गुणित, यहां क्या है? ओ बी को लिख दूं डी, ओ बी डी है देख लो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हो आप परिभाषा में। और यहां क्या है आपके पास में? ई बी डैश, इसको समीकरण नंबर क्या दे दें अपन? एक दे दे। अब इतना ध्यान रखना, इस डेरिवेशन में वो हर एक चीज हटेगी जिसकी लेंस से दूरी ना हो, यानी अगर वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, वो रहेगी, लेकिन जो आड़ी खड़ी है वो नहीं रहेगी। बात को समझना, डी क्या था? अक्ष में है डी, ई बी डैश अक्ष में ही तो है, ए डैश बी डैश कहां है? अक्ष में। ये तो ऐसा देखो, ए डैश बी डैश खड़े में हो रही है, ये दोनों हटाना है अपने को। आप लोग क्या करना है, इन दोनों को कैसे हटाएंगे? अब सुनो, यहां लेंगे त्रिभुज ए ओ बी, देखो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। गौर से देखना, ये ओ है, ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश समरूप है। दोनों क्या है? समरूप का मतलब समझते हो ना? ठीक है। अब अगर समरूप है तो कौन सा नियम लगेगा? समरूपता से। देखो ए ओ बी ए डैश ओ, लंब के बट्टे लंब, आधार के बट्टे आधार, कर्ण के बट्टे। आप समझना बात को, मेरी जरूरत क्या है यहां पे? तो ऊपर क्या दिख रहा है? तो देखो यहां से लू, लंब कितना है देखो, ए डैश बी डैश, तो इसका लंब कितना था देखो, ये था ए बी। अब क्या आएगा? देखो लंब के बट्टे लंब, आधार के बट्टे, अब इसके लिए आधार कौन होगा? ओ से लेके बी डैश होगा आधार, ये अब यहां हो गया आधार। तो हुआ तुम्हारा ई से लेके बी, नहीं यार, ओ से लेके बी डैश, ओ बी डैश अपान ये कितना हुआ? ओ बी। ठीक, अब आप गौर से देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश अपान ए बी जो यहां मैंने गोला किया है वो किसके बराबर आ गया? ओ बी डैश अपान ओ बी के। इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या करूं मैं? समीकरण कौन सा? एक में किसका मान? में ए डैश बी डैश अपान ए बी का मान। तो देखो क्या आ रहे हम, m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है देखो, ओ बी डैश अपान ओ बी, ओ बी डैश अपान ओ बी इंटू यहां कितना था? डी अपान ई बी डैश। कोई कंफ्यूजन? अब मैं इन सब की वैल्यू को रखूंगा और उन वैल्यू को रखते समय चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुनो, ओ बी डैश क्या है बताओ? ओ से बी डैश क्या है? तो इस लेंस के राइट में है ना, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? प्लस 0 अपान ओ बी क्या है?
ओबी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस ओबी को डी तुमने पहले लिख चुके हो, तो अब इस ओबी को क्या लिखोगे, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। लेकिन काय के लिए, अभिदृश्यक के लिए, तो ये क्या हो गया, यूओ, यू गुणित, हाँ ये माइनस में, डी ऑलरेडी काय में आएगा, माइनस में। ईबी डैश क्या है, वस्तु की दूरी, यू ई माइनस, फाइनली ये वाले माइनस से ये वाला माइनस। अब गौर से देखो तो क्या आ रहा है, वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई, लेकिन सामने क्या रखना है, माइनस। कौन सा वाला माइनस बचा है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हुआ आपके पास बेसिक फार्मूला पहले एम लाने का। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको लगता होगा सर जब ही आपने ओबी को क्या माने हो यहां पे डी, अब ऐसा क्या हो गया कि ओबी को आप यू ओ मान रहे हैं, पर जो परिभाषा के अनुसार लाना था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, वो हम मान चुके हैं पहले, एक ही चीज को दोबारा थोड़ी मानेंगे, वो बात हमने डेफिनेशन के आधार पर मान चुके हैं, और एक बार मान चुके हैं तो बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, यू। यहां पे कोई कंफ्यूजन, पहले यहां तक कंफर्मेशन कर लिया। यहां पर अब हम ये देखते हैं, जैसे कि m इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई है माइनस वी ओ अपन यू और डी अपन वी। अब हम देखेंगे दो स्थितियां, जिसमें से एक स्थिति होगी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू कैपिटल डी लेते हैं, और साथ ही साथ लेंस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र होता है 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। अब चूंकि f लेना है, इसका मतलब यह है कि हमें हर जानकारी जो भी लेना है वो हमें लेना पड़ेगा इस नेत्रिका के लिए लेना पड़ेगा। अब समझना यह है, यदि f लेना है तो हम लेकर चलेंगे Fe, और इसी प्रकार से चूंकि v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, बेवकूफो आओ ना यार, वीडियो बन रहा है, क्या बोलोगे तुम, पूरे कचरा कर दिया, क्या बोलोगे अब इनको। ये जो हमारा डेरिवेशन प्राप्त हुआ है m इज इक्वल टू माइनस वी अपन यू डी अपन यू, लेकिन हमें यह पता है कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, खासकर किसका, आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो उसके लिए हम दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी आपके दिमाग में आना चाहिए एक वैल्यू जिसका नाम है कैपिटल डी, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के परिभाषा में शामिल होता है, डी। अब लेंस सूत्र लिया हमने 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। अब चूंकि यहां सारी वैल्यूज जो हैं हमको इस नेत्रिका के नजरिए से ही लेनी है, तो एफ चूंकि नेत्रिका के लिए है इसलिए एफ ई होगा, वी के स्थान पर चूंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, इसका मतलब कैपिटल डी, और चूंकि वो बाईं ओर होगा, वो बाईं ओर होगा, इसलिए हम लेंगे माइनस डी, माइनस 1 अपान यूई, यूई मतलब है वस्तु की दूरी, तो ई से लेकर के ये जो बीडेस है, क्योंकि पहले अभिदर्शक के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो इसके लिए वस्तु का काम कर रहा था, इसका मतलब ई से बीडेस वस्तु की दूरी है, वो किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, इसलिए क्या मानेंगे, यूई, इसे यूई माना जाएगा, और चूंकि लेफ्ट में है इसलिए माइनस 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 प्लस, और ये माइनस 1 अपान डी का पक्षांतर कर देते हैं, जिससे कि ये माइनस प्लस होगा, ये वैल्यू है 1 अपान यूई की। अब यहां पे 1 अपान यूई, तो ध्यान देना है कि हमें डी अपान यूई की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए ऊपर डी दिख रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी का जब हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो डी से डी कैंसिल होके एक आया, डी अपान एफ ही प्लस 1, और ये हुआ डी अपान यूई।
तो ये जो d अपान यूई की वैल्यू प्राप्त हुई है d अपान एफ ई प्लस 1, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो यहां देखेंगे समीकरण 2 में d अपान यूई का मान रखने पर माइनस वीओ अपान यूई, डी अपान यूई, तो d अपान यूई को हटा करके ये वैल्यू रखी गई है जो हमने अभी प्राप्त की है, d अपान यूई। और यही है फाइनली जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र। और इस स्थिति में अब हम ये देखेंगे नली की लंबाई कितनी होती है। नली की लंबाई का मतलब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस है और जो नेत्रिका है उसके बीच का डिस्टेंस। तो हमने ये देखा ओ से लेकर बीडेस यदि हम कहें तो ओ से लेकर बीडेस जो है वो वस्तु की दूरी है, किसके लिए? अभिदर्शक के लिए, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है अभिदर्शक के लिए। तो ये दूरी कितनी थी हमारे पास वैसे ही वीओ। अब बीडेस इसके लिए किसका काम करेगा? वस्तु का, और वस्तु की दूरी यू, चूंकि नेत्रिका के लिए इसलिए यूई, तो ये हुई यूई। तो ओ से बीडेस तक वीओ और बीडेस से ई तक हुआ यूई, टोटल हो जाएगा वीओ प्लस यूई, ये नली की लंबाई होगी। कंडीशन तब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और सेकेंड कंडीशन हम लेकर चलते हैं। सेकेंड कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और ऐसा कब होगा? आपने प्रतिबिंबों के रचना का नियम पढ़ा है, प्रतिबिंब अनंत पे तब बनेगा जब वस्तु फोकस पे होना चाहिए। इसका मतलब वस्तु फोकस पे हो यानी यूई एफ ई हो। तो ऐसे डेरिवेशन को हम सॉल्व नहीं करते हैं। इसका जो एंडिंग डेरिवेशन आया है यूई को हटा करके केवल हम क्या कर देंगे एफ ई, बाकी सारी चीजें एज इट इज। और अब नली की लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा? अब नली की लंबाई में चूंकि O से लेके बीडेस तक तो अब भी VO ही रहेगा, लेकिन पहले क्या था? UE था, और अब UE के स्थान पे हो जाएगा FE। इसका मतलब VO प्लस FE। तो इस स्थिति में नली की लंबाई होगी VO प्लस FE। तो आपने देखा कि इस डेरिवेशन में हमने सारे पहलुओं पे बात की। सबसे पहले हमने देखा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसका किरण आरेख कैसा है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की उत्पत्ति, वो भी 2 कंडीशन में, और उसके साथ साथ नली की लंबाई। और इसका जो नोट्स है, ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगी हमारी दूरदर्शी। थैंक्स।